इफ ए क्लाइंट विद ए कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब होता है एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर तक जो साउंड वेव्स है वो नहीं जाती, ठीक है, उसे कंडक्शन बोलते हैं। तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है हाउ ए नर्सिंग एड इंप्रूव हियरिंग विद रिस्पॉन्स विच रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज अप्रोप्रिएट। आपने कह दिया कि कान की मशीन लगा लो, तो कान की मशीन से कैसे सुन जाएगा? तो किस प्रिंसिपल पे काम करती है हियरिंग एड? यस। कितनों ने सही किया, कितनों ने गलत किया? नए हो? अच्छा, माफ। पुराना वाला, किसी ने गलत किया वो हाथ नहीं उठाएंगे, सर बेइज्जती कर देंगे। ठीक है। यस। जो हियरिंग सेट्स होती है ना, वो क्या करती है, आपकी जो साउंड वेव्स है ना, उसको थोड़ा सा बढ़ा देती है। एम्पलीफाई करने का मतलब होता है उसका जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी को इंप्रूव कर देती है। वो कोर्ट के अंदर एक मामला गया था, उसके ऊपर एक जोक भी है बहुत। कोर्ट के अंदर एक मामला गया, 80 साल की 80 ईयर की एक फीमेल ने कहा 80 साल की कि मुझे मेरे पति से तलाक चाहिए। 80 साल। जज बोला क्या हो गया, 2-4 साल बचे हैं। बोली मैं इस आदमी से परेशान हूँ। क्यों? बोली मुझे सारे दिन जबान सुनाता है। जबान सुनाना मतलब टोंट करता है, और जब मैं सुनाने लगती हूँ तो अपनी मशीन निकाल के रख देता है कि तू बोल। ठीक है। तो ये वो वाला ही है कि मैंने तो रख दी, अब तुम बोलते रहो। चलिए आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स ऑब्जर्व ए नर्सिंग असिस्टेंट असाइंड टू ए क्लाइंट जस्ट रिटर्न फ्रॉम द ब्रोंकोस्कोपी। ये क्वेश्चन पहले भी दिया था, है ना, वही है, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी पेशेंट की हुई है, ब्रोंकोस्कोपी करके वार्ड में आया है। विच एक्शन बाय द नर्सिंग असिस्टेंट वुड प्रमोट द नर्स टू इंटरवेट। मतलब ये कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसकी ब्रोंकोस्कोपी हुई है, ब्रोंकोस्कोपी होके वो कहाँ गया है, अपने वार्ड में आ गया है, ठीक है। वार्ड में आने के बाद में एक तो है नर्सिंग इंचार्ज सीनियर, है ना, वो काम करवा रहा है किससे, जूनियर से। तो जूनियर के द्वारा कौन सा किया जाने वाले काम पे वो उसको टोकेगा, ठीक है, इंटरप्रेट करेगा। देखो, द नर्सिंग असिस्टेंट टेक द पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग, पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग लगा रहा है। द नर्सिंग असिस्टेंट ऑफर द क्लाइंट, पानी पी ले यार, थक गया होगा, मैं पी लेता हूँ। नर्सिंग असिस्टेंट राइज द हेड ऑफ द बेड, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट टेक द टिम्पेनिक टेम्परेचर। बताओ नर्सिंग असिस्टेंट क्या गलत कर रहा है? मेरे को पीने दो। तो राइट आंसर इज यस, बी। क्योंकि अगर पेशेंट ब्रोंकोस्कोपी से आया है, गौर से सुनना, अगर पेशेंट की ब्रोंकोस्कोपी हुई है तो उसे एनेस्थीसिया दिया है, ठीक है। चाहे इनहेलेशन एनेस्थीसिया दिया होगा, चाहे स्प्रे एनेस्थीसिया दिया होगा, ऑल ओवर के अंदर उसका गैग रिफ्लेक्स क्या है, डिप्रेस्ड है, गैग रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है, और आपने पिला दिया पानी, तो पानी जाएगा सीधा ट्रेकिया में, और जहां से आया है वही वापस लेके जाना पड़ेगा। ओके, चलो। इसलिए कभी भी पेशेंट को क्या नहीं करना है, पानी नहीं देना है। कब तक नहीं देना है? अंटिल गैग रिफ्लेक्स रिटर्न। और वो डिपेंड करता है आपने जो एनेस्थीसिया दिया है उसके टाइम ड्यूरेशन पर, ऑन एवरेज 3 to 4 आवर। कैसे पता करेंगे गैग रिफ्लेक्स आया कि नहीं आया? हाँ, वो मुंह ही नहीं खोले तो। भाई आप कह रहे हो कि टंग डिप्रेस करो, और वो कहते नहीं खोलूंगा मुंह। एक बार मुंह खोला था वहां पर, सुनो मेरी बात, अरे सुन लो, सुनो जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। पेशेंट आया है, आपने कहा, मैंने कहा कैसे गैग रिफ्लेक्स वापस चेक करेंगे?
आपने कहा कि मुंह खुलवाकर पोस्टीरियर फेरिंग्स पे कुछ स्पेचुला ये वो टच करेंगे, वो कहते नहीं खोलूंगा। वहां पर मुंह खोला था, इतना बड़ा तार घुसा दिया, मैं नहीं खोल रहा, कैसे चेक करोगे? वही तो नहीं देना। उसको बोलो, सुनो मेरी बात, उसको बोलो अपना थूक निकलो। अगर निगल लिया इसका मतलब गेग रिफ्लेक्स आ गया है, और अगर थूक निकल रहा है और जोर से कफ कर रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्स प्रॉपर नहीं आया है, या फिर सेचुरेशन उसका डाउन हो रहा है, या फिर वो कुछ और एक्टिविटी कर रहा है, इसका मतलब गेग रिफ्लेक्स नहीं आया है। फिर आप सिप्स ऑफ वाटर अलाउ कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which assessment finding the best indicator that brain traction is applied properly to a small child 6 साल से छोटे बच्चों को हिप डिसलोकेशन के अंदर मोस्टली हम ब्रेन ट्रैक्शन लगाते हैं, तो कौन सा जो है वो प्रॉपर उसका ट्रैक्शन अप्लाई का इंडिकेटर है? चाइल्ड सिट अप विदाउट एक्सपीरियंसिंग डिस्कम्फर्ट, अच्छा, चाइल्ड कैन रीच द ट्रेपेज, आप उसमें देख रहे हो ना, ठीक है, मैं इधर सामने आ रहा हूँ। स्टेप अप हैंगिंग अबाउ द बेड, चाइल्ड्स buttocks are raised slightly off the mattress, या चाइल्ड legs are pulled toward the bottom of the bed। सी, कितनों ने सही किया, कितनों ने गलत किया, कितनों ने छोड़ दिया? तुम तो किसी में भी हाथ नहीं उठा रहे। देखो होता क्या है, पहले देख लो, ये है मोस्टली हिप डिस्प्लेसमेंट में हम करते हैं। अब आपके ऑप्शन पढ़ो वापस, कितना नंबर क्वेश्चन था? द चाइल्ड कैन सिट अप विदाउट एक्सपीरियंसिंग डिस्कम्फर्ट, बैठ पाएगा क्या? बैठ पाएगा? अगर सही लगाए तो नहीं बैठ पाएगा, ओके, तो ऑप्शन गलत हो गया। द चाइल्ड कैन रीच द ट्रेपेज हैंगिंग ओवर द बेड, यू लटका हुआ है उल्टा, नहीं है। द चाइल्ड लेग्स आर पुल्ड टू द बॉटम ऑफ द बेड, बॉटम ऑफ द बेड की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है। इसलिए यहां पर क्या होता है, पेशेंट का नी थोड़ा सा फ्लेक्स्ड, स्लाइट, बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं, स्लाइट फ्लेक्स रहना चाहिए, और उसके बटक जो हैं वो थोड़े से एलिवेट रहने चाहिए, बट उसका सेक्रम एरिया टच रहना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो। नेक्स्ट, इफ द फिजिशियन ऑर्डर ए डाइट एज ए टॉलरेट फॉर क्लाइंट द इवनिंग ऑफ सर्दी, विच डाइट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियली? सुनो क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि फिजिशियन ने डाइट की है कि जो टॉलरेट कर सकता है दे दो, द क्लाइंट इवनिंग ऑफ सर्जरी, जिसकी सर्जरी हुई है, ठीक है, अभी हुई शाम को, विच डाइट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट? क्लियर लिक्विड डाइट क्या होती है? पानी, देखो, हाँ ठीक है मैंने सुन लिया हो, ओके ओके। सुनो, जब पेशेंट की ओटी हो गई ना, उसके बाद में डाइट जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका एक फिक्स पैटर्न होता है, पैटर्न याद रखना। फिक्स पैटर्न का मतलब है, पहली बात, डाइट देने से पहले उसका गेग रिफ्लेक्स वापस आ जाना चाहिए, पेशेंट कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है, और डॉक्टर का ऑर्डर होना चाहिए। पेशेंट है ना पोस्ट ऑप से आता है, आंख तो पूरी खोलता नहीं और पानी मांगता है, तो हम नहीं दे सकते, ओके। डॉक्टर्स ऑर्डर होना चाहिए एनपीओ ब्रेक करने के लिए, और वो पोस्ट ऑपरेटिव नोट्स में मेंशन होता है, ब्रेक द एनपीओ आफ्टर 6 to 8 आवर, ब्रेक द एनपीओ टिल फर्दर ऑर्डर, मतलब जब तक हम नहीं कहते, चाहे हम 4 दिन ही नहीं कहें, 4 दिन तुम कुछ नहीं दोगे, ठीक है, ये चीज मेंशन होती है। अगर डॉक्टर ने यहां पर बोल दिया फिजिशियन ऑर्डर्ड, तो इसका एक फिक्स पैटर्न होता है। पैटर्न क्या है? सबसे पहले उसे क्लियर लिक्विड डाइट देनी है, बेस्ट नारियल का पानी, सिप्स ऑफ वाटर, देन नारियल का पानी,
ठीक है। उसके बाद में ब्लेंड एंड सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट ब्लेंड डाइट में फर्क है। ब्लेंड डाइट ऐसी होती है जो बिना मिर्च मसाले की हो, ठीक है, और सॉफ्ट हो जिसे च्युइंग करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, लाइक ओट्स, दलिया वगैरह, ठीक है। सॉफ्ट डाइट जो सेमी सॉलिड टाइप में हो, लाइक खिचड़ी। और रेगुलर डाइट जो भी बिरयानी, शोपना, जो भी खाना चाहे दे दो। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखो, which statement by the parents of a toddler best suggests that the child have cystic fibrosis? कल ही अली सर ने करवाया है, कल ही अली सर ने जो टाइगर क्लास थी उसमें करवाया था। सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा तो पेशेंट सॉल्टी होगा। क्या होगा? सॉल्टी। उसका पसीना रहेगा, उसमें ज्यादा सॉल्ट आएगा, रेस्पिरेशन में सॉल्टी ब्रीथ आ सकती है, ठीक है। और बाकी कोई भी उससे रिलेटेड नहीं है। वोमिटिंग आफ्टर इमीडिएट प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग रिलेटेड टू पाइलोरिक स्टेनोसिस। चाइल्ड स्टूल आर सॉफ्ट एंड ब्राइट येलो, मोस्टली सीन इन द आपके जॉन्डिस वगैरह ब्राइट येलो उसमें होता है। चाइल्ड्स यूरिन इज टी कलर, टी कलर मतलब कोला कलर, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस वगैरह में होता है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। बाकी कोई भी सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। व्हेन मॉनिटरिंग when monitoring the treatment response of a client with the diabetic insipidus, which component of urine analysis most important for a nurse to assess? देखो डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है। डायबिटिस इंसिपिडस में आपका वेसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच डिक्रीज हो जाता है। और ये कहां फंक्शन करता है? वेसोप्रेसिन या एडीएच का फंक्शन कहां आके होता है? कौन सी पे? डीसीटी, ओके, वहां पर ये एक्ट करता है। तो इसकी वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में होना चाहिए था, या कलेक्टिंग लेट अर्ली कलेक्टिंग ट्यूब्स में प्रोक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है जहां से डिस्टल पार्ट मिलता है, वहां भी एब्जॉर्प्शन होता है, वहां उस पार्ट में जो एब्जॉर्प्शन होना था वो एब्जॉर्प्शन यहां पर नहीं होता है। मतलब इंक्रीज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट तो इंक्रीज है, बट उसमें वाटर का कंपोनेंट हमेशा क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। और जब वाटर का कंपोनेंट एक्स्ट्रा होता है तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिर जाती है। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलमोस्ट इस रेंज में, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 या उससे भी कम होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? मतलब अगर यूरिन को ऊपर से डाला जाए तो कितनी देर में नीचे आएगा? ग्रेविटी तो यही होती है ना। यस, यूरिन की कंसंट्रेशन वो कहलाती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। यूरिन जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, जैसे अर्ली मॉर्निंग हमारा येलोविश यूरिन आता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा ज्यादा होती है। अभी कोई 3 बोतल पानी पी ले तो 2 घंटे बाद में यूरिन आएगा, और वो यूरिन ऑलमोस्ट क्लियर वाटर कलर का आएगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। तो इंसिपिडस में क्या होगा? जो डिस्टिल ट्यूब्यूल्स में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना था, मोस्टली वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो है, क्योंकि जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ प्रोक्सिमल और लूप ऑफ हैंडले में क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बचता कौन है? वाटर। डीसीटी में वो डिपेंड करता है कि इस वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है या नहीं करना। वो डिपेंड करता है आपके ब्लड वॉल्यूम के ऊपर। अगर आप हाइपोवोल्मिक हो रहे हो, जैसे अभी तुम्हें 3 घंटे बोलने के बाद में मैं हो जाऊंगा, ठीक है, या मेरा फास्ट है ना, तो शाम तक हाइपोवोल्मिक हो जाते हैं क्योंकि पानी नहीं पी रहे, तो यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। क्यों? मेरी बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म लगाएगी, और जो डिस्टिल ट्यूबुल से यूरिन को बाहर निकालना था वो सारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। और यही मैंने 3 बोतल पानी पी ली तो प्रोक्सिमल ट्यूब डिस्टल ट्यूब में जो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन होना था वो हो गया। उसके बाद में जो बचा हुआ यूरिन है, सॉरी बचा हुआ जो, हाँ, यूरिन या वाटर जो है, उसे बॉडी में रखना है या नहीं रखना,
वो डिपेंड करता है डीसीटी के एब्जॉर्प्शन पे। अगर मैंने पानी ज्यादा पिया रखा है तो एडीएच का एक्शन कम हो जाता है और पानी बाहर निकल जाता है। वन मोर थिंग जो एडीएच को इफेक्ट करती है, एल्कोहल। एल्कोहल आपके एडीएच के सिक्रेशन को सप्रेस करती है, इसीलिए शराब पीने के बाद में यूरिन ज्यादा आता है। ठीक है, तो मैंने नहीं पी है, सर को कैसे पता? ठीक है पढ़ा है, टोटोरा में पढ़ा है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी यहाँ पर? डिक्रीज हो जाएगी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मेनली देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाइल विजिटिंग अ क्लाइंट हु टेक्स ए प्रिस्क्रिप्शन डाययूरेटिक, एक पेशेंट है जिसको डाययूरेटिक लिखी है, हाउ कैन ए होम केयर नर्स, देखो पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं है, घुमाने वाली चीज यहाँ पर यही है, पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं है, होम केयर है। ओके, तो होम केयर नर्स जो है वो बेस्ट इवैल्यूएट कैसे करेगी कि ड्रग जो है वो इफेक्टिव है या नहीं है? किस कंडीशन में डाययूरेटिक देते हैं? डाययूरेटिक लाइक, एग्जांपल ऑफ डाययूरेटिक, फ्यूरोसामाइड लासिक्स, वेरी गुड। कब देते हैं? कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर इट इज द डाययूरेटिक ऑफ चॉइस। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में इट इज द डाययूरेटिक ऑफ चॉइस। कौन सी? लूप डाययूरेटिक या फ्रूसामाइड या लासिक्स, याद रखना। ठीक है, तो यहां पर पेशेंट को लासिक्स लिखी, डॉक्टर ने घर भेज दिया, और जो होम केयर नर्स है वो इस बात को कैसे इवैल्यूएट करेगा कि पेशेंट का इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? मॉनिटर फॉर द वेट, palpate the client's peripheral pulse, assess the client's appetite या elicit the client's reflexes। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। ए, वेट कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, यस, क्योंकि जो फ्लूइड ओवरलोड था वो लैसिक्स क्या करेगी? लगातार बाहर निकालेगी, और बाहर निकालेगी तो वेट क्या हो जाएगा? द वेट, डेली वेट इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर योर हाइड्रेशन लेवल, हमेशा याद रखना। विद द सेम टाइम, सेम स्केल और सेम क्लॉथ्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज तो ट्रैक और टी शर्ट में कर लिया, कल वो मोटा वाला ब्लेजर टाइप का कोट पहन के कर लिया, अलग अलग आएगा। स्केल भी, सॉरी आपके कप, टाइम भी सेम होना चाहिए। यूरिन करने के पहले या यूरिन करने के बाद, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, टाइम फिक्स होना चाहिए। बेस्ट तो ये होता है अर्ली मॉर्निंग किया जाए, और स्केल क्या होना चाहिए? हमेशा सेम। ऐसा नहीं आज तो वो जो ऐसा घूमता है ना, क्या बोलते हैं उसको, घड़ी वाला जो आता है, उस पे कर लिया, कल डिजिटल मिल गया उस पे कर लिया, परसों आटा चक्की के पास चले गए, और नेक्स्ट डे धर्मघाटे पे चले गए। स्केल हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर स्केल सेम नहीं रही, द डिफरेंट स्केल्स आर हैव डिफरेंट वैल्यूज। अगर आप तीन तरह की स्केल्स पे अपना वजन एक ही टाइम पे करोगे तो आपको 100-200 ग्राम का फर्क नजर आ सकता है, और यहाँ पर 100-200 ग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो डेली वेट इज द बेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट देखो, व्हेन अप्लाइंग द एंटीजी ऑइंटमेंट टू ए क्लाइंट्स चेस्ट, विच नर्सिंग टेक्निक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट? किसी ने नहीं किया होगा, किया है? गलत या सही? कितनों ने ये सही किया है? कितनों ने गलत किया है? अटेम्प्ट कितनों ने नहीं किया? आंसर आंसर है इसका ए। कितनों ने सही किया? आंसर ए। वहां से एक ब्लू में एक और, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, गलत कितनों ने किया और छोड़ा कितनों ने? कुछ तो हाथ ही नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या हो गया इनको। देखो, ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस है, इसलिए क्वेश्चन मैंने उठाया था। हम हर चीज डायरेक्ट अप्लाई करने पे विश्वास करते हैं, है ना? क्रीम लगानी है, डायरेक्ट वहीं लगाओ ना, सीधी पिचका के वहीं डालो। ये टेक्निक गलत होती है। अगर ऑइंटमेंट एंटी माइक्रोबियल नहीं है तो पहले हमेशा उसे किसी
पेपर पे या उसका जो भी वो आता है गोज हुआ या कुछ ऐसा पेपर जो पिघले नहीं, मतलब प्लास्टिक पेपर, उस पे डालनी होती है। उसके बाद आपको अप्लाई करनी होती है। ये टेक्निक है और अपने यहाँ पर कोई इसे फॉलो नहीं करता। अगर माइक्रोबियल नहीं है तो, अगर माइक्रो एंटी माइक्रोबियल है कोई मेडिकेशन, तो उसे स्ट्राइल जगह पे डालो, जैसे ग्लव्स पे डाल लिया, ठीक है। आप ग्लव्स पे ले लो, ग्लव्स पे लेके लगा दो, इससे ओके। डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास स्ट्राइल फील्ड नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज हर ऑइंटमेंट को पहले क्या किया जाता है, पहले स्टार्टिंग में हमेशा याद रखना, अगर ऑइंटमेंट है तो पहले थोड़ी सी उसे डिस्कार्ड करनी है। याद रखना, अगर ऑइंटमेंट यूज ले रहे हो, ऑइंटमेंट यूज करने का स्किल है ये, जब भी आप कोई ऑइंटमेंट यूज ले रहे हो तो सबसे पहले उसको थोड़ी सी डिस्कार्ड करो, उसके बाद उसे अप्लाई करो। अगर एंटी माइक्रोबियल है तो स्ट्राइल फील्ड पे रखो, स्टाइल फील्ड पे उसको डालो और उसके बाद में उसे अप्लाई करो। स्टाइल फील्ड नहीं मेंटेन हो रहा तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जितने भी मेडिकेशन है उन्हें किसी न किसी पेपर, पॉलीथीन, ग्लव्स, जो भी आपको अवेलेबल हो उसके ऊपर डालो और वहां से लेके उसे क्या करनी होती है, अप्लाई करनी होती है। या ऑइंटमेंट लगाने का तरीका है। समझ गए? ठीक है। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। स्क्वीज ए रिबन ऑफ द ऑइंटमेंट, रिबन से मतलब है जो उसकी निकल रहा है, ऑन ए पेपर, ऑन ए ग्लव्स, ठीक है, ऑन ए पॉलीथीन, ऑन ए सिंपल सरफेस, स्टाइल, उस पे डाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, a nurse caring for a client after subtotal thyroidectomy। subtotal का मतलब आदि को हेमी बोलते हैं। place the client on a semi-fowler position, what the rationale for this। देखो, एक होती है टोटल थायरेक्टोमी जिसमें पूरी निकाले, हेमी का मतलब दो पाव होते हैं ना, दो लिप्स होती है, उसमें से एक को निकाले। सब टोटल का मतलब कुछ हिस्सा छोड़ दें, कुछ हिस्सा लाइक दिस, ऐसी होती है ना। ओके, ये है हेमी, पूरी की पूरी निकाल दी, मैंने इतनी निकाली या मैंने इतनी छोड़ी, दिस इज सब टोटल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसको पोजीशन कौन सी देनी है। सेमी फाउलर पोजीशन दे रहे हैं टू क्लाइंट बोल सके, एडिमा कम हो सके, स्पुटम इजीली बाहर आ सके, या फिर क्लाइंट को कंफर्ट फील हो। डी। यार आंसर तो तुम सही सही दे रहे हो और बोल रहे थे कि आंसर क्वेश्चन टफ है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जो आंसर दे रहे हैं वो सर बता के गए हैं वो वाले हैं, ये दिया है। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको लिटरली टफ लगा, स्टार्टिंग में दो निकल गए क्योंकि मैं स्टार्टिंग में रखता हूं, तो मेरे को बता देना, उसको एडिशनल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन इसीलिए दी जाती है ताकि उसका क्या हो, एडिमा कम हो। टॉक वो कर लेगा, उसके लिए आपको पोजीशन मेंटेन कराने की जरूरत स्पेसिफिकली नहीं होती है। ठीक है, स्पुटम प्रोडक्शन का यहां पर कोई रोल नहीं है पोजीशन से रिलेटेड, और इट प्रमोट कंफर्ट, कंफर्ट का भी यहां पर कोई रोल नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है एडिमा रिड्यूस करने के लिए, इसे हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं ताकि यहाँ का जो वीनस रिटर्न है उसमें ग्रेविटी हेल्प करे और वो कहां ड्रेन हो सके, अपनी सुपीरियर वेना की तरफ या हार्ट की तरफ ड्रेन हो सके। नेक्स्ट देखो, which action by the nurse is most appropriate for the assessing neurological function for a client who has freshly applied plaster cast on a lower extremity। असेसमेंट कौन सा है? न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, तो आस्किंग द क्लाइंट टू विगल द टो, depress the nail bed to observe the color, feeling of the temperature of the toe, या फिर palpate the pedal pulse bilaterally। एक के अलावा किसने किया है? एक के अलावा क्या अप्लाई आंसर दिया किसी ने? देखो, असेसमेंट दो तरीके से होते हैं, एक तो न्यूरोलॉजिकल, एक कार्डियोवास्कुलर। ठीक है, दोनों ही असेसमेंट हमें करने होते हैं जब पेशेंट को प्लास्टर अप्लाई किया गया है। अगर पेशेंट को प्लास्टर लगाया गया है तो दोनों ही तरह के असेसमेंट होंगे, न्यूरोलॉजिकल भी होंगे और कार्डियोवास्कुलर भी होंगे।
कंबाइंडली हम इसे न्यूरोवस्कुलर बोलते हैं। कंबाइंडली क्या बोलते हैं? न्यूरोवस्कुलर। लेकिन मैंने सिर्फ न्यूरोलॉजिकल पूछा है, ठीक है? तो नेल बेड्स चेक करना, टेम्परेचर असेस करना, या फिर पीरियड असेस करना, दिस आर द वस्कुलर, दिस आर द वस्कुलर। आस्क द क्लाइंट टू विगल द टो, ठीक है, हिला के दिखाओ। इसका मतलब यह है कि आपका सेंसरी और मोटार कमांड है। अगर सेंसरी और मोटार कमांड बना हुआ है तभी आप पैर को मूव कर सकते हो, अदरवाइज स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाते हैं तो मोटार कमांड नहीं होती। हम पेशेंट को बोलते हैं पैर उठाओ, सर पैर भारी हो रहा है, नहीं उठ रहा, इसका मतलब यह है कि न्यूरोलॉजिकल मोटार फंक्शन लॉस्ट है, ठीक है? आप पेशेंट को यहां पर कह रहे हो कि अपनी पैर की उंगलियां हिलाओ, मैंने टो दे दिया ना, पैर की उंगलियां हिलाओ, वो नहीं हिला पा रहा कि सर नहीं हिल रही, पैर भारी लग रहा है, इसका मतलब न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन हो गया है। हाँ, अगर उसका नेल बेड्स वाइट हो रहा है, रिफिलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, या फिर उसका टेम्परेचर कूल हो रहा है, या फिर पीडल पल्स अगर आप पाल्पेट कर रहे हो और जो कास्ट वाला है उसमें आपको कम फील हो रही है, इसका मतलब यह है कि वस्कुलर इंपेयरमेंट है और पैर नहीं हिला पा रहा है, आपकी कमांड को फॉलो नहीं कर पा रहा है न्यूरोलॉजिकली, मोटार सेंस के अंदर, मोटार फंक्शन के अंदर। इसका मतलब यह है कि पेशेंट न्यूरोलॉजिकल डिटेरिएट हो गया है। ये दोनों असेसमेंट इस तरह होते हैं। नेक्स्ट देखो, नून ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ ए क्लाइंट ऑफ टाइप, ये सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे देना, ठीक है? देखो, एक क्लाइंट, इसको गौर से समझो, एक क्लाइंट जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल टाइप फर्स्ट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है? 250 mg पर डीएल। फिजिशियन ऑर्डर ए स्लाइड स्केल। स्लाइड स्केल टेक्निक होती है जो हम यूज करते हैं मोस्टली कब? जब पेशेंट को इंसुलिन चल रहा है, किस पर? इंजेक्टेबल। दो तरीके से चलाते हैं, एक तो होता है इंजेक्टेबल और एक होता है वाया आईवी। आईवी करते हैं तो मैंने लास्ट पेपर में क्वेश्चन दिया था, शायद आपको नहीं दिया, उससे पहले वाले में दिया था। तब हम पेशेंट का ग्लूकोज लेवल देखते हैं, उसके अंदर 100 का भाग देते हैं, यानी 100 से उसे डिवाइड करते हैं, और उसके बाद में हम पेशेंट का जितना भी अमाउंट आ रहा है, जितना भी अमाउंट, देखो इसको टेक्निक होती है दो, पहले मैं ऑप्शन बाद में दूंगा, इसको समझो। स्लाइड स्केल अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि हर हॉस्पिटल, हर ऑटोनोमस बॉडी इसको अलग अलग फॉलो करता है, ठीक है? हर ऑटोनोमस बॉडी इसको अलग फॉलो करता है, सबकी अपनी स्केल होती है। देखो, दो तरीके से होता है, एक तो मानो पेशेंट आईसीयू में है, ये दोनों क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूं। एक पेशेंट आईसीयू में है और उसको आईवी चल रहा है। आईवी देने का तरीका ये होता है कि 40 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल आता है ना, रेगुलर इंसुलिन, वो यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 ml मतलब 40 इंटरनेशनल यूनिट क्या लेते हैं? इंसुलिन लेते हैं, ठीक है? और 39 ml लेते हैं एनएस, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया? ध्यान से समझना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और डेली प्रैक्टिस है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 30 ml एनएस, 1 ml इंसुलिन, कितना हो गया? 40 ml। 40 ml का सॉल्यूशन है, उसके अंदर 40 इंटरनेशनल यूनिट क्या है? इंसुलिन। डॉक्टर कैसे एडवाइस करता है, इसका मतलब ये है 1 ml पे क्या है? एक इंटरनेशनल यूनिट है, राइट राइट। इसमें कोई डाउट? समझ गए बात को? समझ गए ना? अब डॉक्टर क्या एडवाइस करता है कि इसे इन्फ्यूजन से देना है, 2 ml या 2 इंटरनेशनल यूनिट पर आवर। अब 2 ml दो या 2 इंटरनेशनल यूनिट बोलो, बराबर है, क्योंकि 1 ml पे, 1 ml में एक इंटरनेशनल यूनिट है, ओके? अब इसे देने का तरीका क्या होता है? यहां पर हम शुगर चेक करते हैं, ठीक है? मानो पेशेंट की शुगर यही आई 250, तो 250 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 पॉइंट, इन्फ्यूजन सेट किया जाएगा 2.5 ml या इंटरनेशनल यूनिट पर आवर। गॉट इट? 1 घंटे बाद में शुगर की, पेशेंट की शुगर आई 300, 300 अपॉन
100, 3 इंटरनेशनल यूनिट या 3 ml पर आवर। ये प्रोटोकॉल है इन्फ्यूजन पंप से रेगुलर इंसुलिन देने का। ओके, अगर पेशेंट को आपने रेगुलर इंसुलिन आप इंसुलिन दे रहे हो बट इन्फ्यूजन से नहीं दे रहे हो, वाया इंजेक्शन दे रहे हो, चाहे पर आवर ही दे रहे होंगे, चाहे खाने के बाद भी देते हैं, किसी तरह से दो, तब पेशेंट को आपको स्लाइड स्केल फॉलो करनी होती है। और स्लाइड स्केल स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने 3 गवर्नमेंट जॉब, मतलब ये मेरी तीसरी गवर्नमेंट जॉब, इससे पहले 2 गवर्नमेंट जॉब में छोड़ चुका हूँ, तो वहां की बात नहीं है, पिछले दोनों जगह स्लाइडिंग स्केल अलग अलग था। एम्स ऋषिकेश में स्लाइडिंग स्केल अलग था, जेआरएच हॉस्पिटल मुंबई रेलवे हॉस्पिटल, वहां पर स्लाइडिंग स्केल उनका अलग था। जोधपुर एम्स आया, उनका स्लाइडिंग स्केल अलग है, और आप इसे सर्च करोगे तो अलग ही मिलेगा। इट्स अ नॉट ए स्टैंडर्ड, ठीक है। बट फिर भी मैंने इसे जो प्रेजेंटली फॉलो कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में हम, उसके ऊपर अप्लाई किया है। ये क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसका दोपहर के अंदर टाइप 1 है उसका, और उसका शुगर लेवल आया 250 mg पर डीएल। फिजिशियन ऑर्डर किया है कि इंसुलिन दो स्लाइड स्केल के अकॉर्डिंग, तो कितना इंसुलिन हम उसको देंगे? 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट या 8 यूनिट? 4 यूनिट, क्योंकि मैंने ये वाली स्टैंडर्ड फॉलो किया है। हो सकता है एम्स ऋषिकेश में हम करते थे बिलो 140 कुछ नहीं देना, 140 टू 180 टू 180 टू 220, मतलब 40 ऐड करके दो दो ऐड करते थे, ठीक है। 180 से 220 4 देना है, 220 टू 260 6 देना है। 260 तो मेरा फोटो ले रहे हो क्या? अच्छा, इसका ले लो, ठीक है। 262 262 800, सॉरी 300 ऐड करना है, मतलब 40 पे कितने बढ़ाते थे? 2 यूनिट। रेलवे गया तो वो बोले नहीं, हम 200 तक तो कुछ नहीं देते, उसके ऊपर 50 पे एक देंगे। जोधपुर एम्स आया तो उन्होंने कहा नहीं, हम 180 तक कुछ नहीं देते, तो मैंने कहा मेरे को वो काम ही नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ ओटी में। तो स्लाइड स्केल के कारण मैंने वो, मतलब आईसीयू छोड़ के मैं ओटी में गया था, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा नमस्ते सलाम राम राम, नहीं करना मुझे यह काम, ठीक है। लिख लिया, फोटो ले ली। तो ये स्लाइड स्केल फॉलो करके मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। ओके, नेक्स्ट देखो। ए होमलेस पर्सन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, ध्यान से समझना। ए होमलेस पर्सन है जिसका एनलार्ज टेंडर लीवर मिला है और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, सस्पेक्टेड है, सॉरी। विच इंफॉर्मेशन द क्लाइंट हिस्ट्री इज लाइकली टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ दिस डिजीज। हेपेटाइटिस बी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस बी होने का कौन सा कारण यहां पर हो सकता है, रिस्क फैक्टर? क्लाइंट ईट फूड फाउंड इन द गार्बेज कैन, जो भी कचरे में मिल गया खा लेता था। द क्लाइंट ड्रिंक फिफ्थ ऑफ विस्की, पर अच्छा कचरे में से भी खा रहा है, शराब भी पी रहा है, ठीक है। या फिर क्लाइंट स्मोक सिगरेट ऑन स्ट्रेस, क्लाइंट ओकेजनली शेयर नीडल टू इंजेक्ट। व्हाट इज द राइट आंसर? डी। ओके, क्योंकि हेपेटाइटिस बी hepatitis is always spread from hepatitis B always spread from body fluids, blood, body secretions, urine, semen, वेजाइनल और सर्वाइकल डिस्चार्ज आल्सो रिस्क होता है, उनसे फेल सकता है। इसलिए यहां पर अगर पेशेंट इंजेक्ट कर रहा है नीडल, खुद ने भी लगा ली, तू भी लगा ले, ठीक है, तो शेयर हो गई। इसमें क्या लिखा है? शेयर, मतलब मैं तो लगा ली, अब तू भी लगवा ले, इससे हेपेटाइटिस हो सकता है। इट्स ए नीडलिस्टिक इंजरी, हमारे साथ भी तो होता है ना हॉस्पिटल में, हेपेटाइटिस बी वाला लग गया और खुद के भी लग गया, तो उसने किया और हमने क्या कर लिया, शेयर कर लिया, तो वो नीडलिस्टिक इंजरी होती है। ये उसी का एग्जांपल है, शेयर कर रहा है मतलब एक ही नीडल से दो लोगों को प्रिक हो गया,
गॉट इट? चलिए, इजी था ये, तो किसी ने गलत नहीं किया, किया कि नहीं किया? अच्छा ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट देखो, a nurse massage the uterus of a post-op client, which assessment finding the best indicator that intend effect, intend मतलब बढ़ जाना, ठीक है, on the nursing action has been achieved. postpartum पेन कम होगा, यूट्रस बिकम फर्म हो जाएगा, क्लाइंट पास द क्लॉट फ्रॉम द वेजाइना, या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सीज। देखो, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नर्स जो है वो क्या कर रहा है, फंडल मसाज कर रहा है, ठीक है, यूट्रस के ऊपर पोस्ट लेबर। तो उससे क्या इफेक्ट आएगा? पेन कम होगा, यूट्रस फर्म होगा, क्लॉट्स पास आउट हो जाएंगे, या कॉन्ट्रैक्शन सीज हो जाएगा? क्या होगा? यूट्रस फर्म हो जाएगा। वही है, एटोनी ऑफ द यूट्रस के लिए हम करते हैं ताकि पेशेंट को पीपीएच ना हो, ठीक है। चलो, सिंपल था, सबने किया, जोर से बोलो। अच्छा, मुझे लगा जय माता दी बोलोगे। किसने गलत किया? नए के अलावा सबने किया, ठीक है। चलो देखो, छोड़ा किसने? ठीक है। नेक्स्ट, ए डिप्रेस्ड क्लाइंट टेल द नर्स नो वन रियली केयर वेदर आई एम लाइव और डाइड, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं किसी को फर्क नहीं आएगा। व्हाट द नर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स? यू आर exaggerating, lots of people care about, talking like that will only make you feel worse। इस तरह की बातें करोगे खुद को ही परेशान करोगे। tell the why you think no one care about you, ऐसा क्यों सोचते हो कि लोगों को तुम्हारी फिक्र नहीं है? it sounds like you are feeling ignored, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या आंसर राइट है, सी या डी? सी या डी? सी? क्या जाले सी? टेल मी। आई थिंक, अच्छा, सी या डी? सी के साथ कितनों की सरकार है? पाजी तुसी रॉन्ग हो गए, सी नहीं होगा, डी। हिला डाला ना। देखो बात समझो, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मुझे पता था इसलिए मैंने सी ऑप्शन रखा था, दोनों को पास पास रखा था। टेल मी व्हाई यू थिंक नो वन केयर यू, क्योंकि अगर पेशेंट में सुसाइडल थॉट्स होते हैं तो हमें उनसे बात करनी होती है, सिखाया ना, यही सिखाया ना, बात करनी होती है। मैं बताऊं, सुनो, हर बार तुम जो चाहो वो मुमकिन नहीं है, समझो, फिर भी मुमकिन नहीं है। सुनो, थांबा, यहां पर क्या है, ए डिप्रेस्ड क्लाइंट नर्स से बात कर रहा है, नो वन रियली केयर वट एवर आई एम लाइव और डाई, मतलब भैया ये आज या तो ट्रेन के आगे या फिर पंखे के आगे, मतलब पंखे से लटकने वाला है, मतलब सुसाइडल थॉट है। और जब पेशेंट में सुसाइडल थॉट होता है तब हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना है, हमें उससे बात करनी है, उसका क्या बोलते हैं, माइंड डाइवर्ट करना है, उसका दिल हल्का करना है, ठीक है। भैया हम नर्स हैं, उसकी बीवी नहीं है। सबसे पहली चीज, इट साउंड्स लाइक यू आर फीलिंग इग्नोर, बिल्कुल उसको बताएंगे, उससे बात इसी चीज से स्टार्ट की जाएगी। यार हमें ऐसा लग रहा है कि तुम अपने आप को अकेला महसूस करते हो या लोग तुम्हें जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं। तुम्हें क्यों लगता है लोग तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं? मुझे इसलिए लगता है कि मैं जीऊं या मरूं किसी को फर्क नहीं पड़ता। यार क्यों? देखो मैं यहाँ हूँ, कोई मुझसे मिलने नहीं आ रहा, मैं यहाँ 3 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, मुझे पानी की तरह नहीं पूछा जा रहा। ये एक्सप्रेस स्टार्ट हुआ है, आप स्टार्ट इसी बात से करोगे जो उसने स्टेटमेंट दिया है। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम लिपनकॉट, इसीलिए तो दिया था। ओके,
पेशेंट का दिल हल्का करना है, लेकिन बात उसी बात से स्टार्ट करनी है जो वो फील कर रहा है। समझ रहे हो? पेशेंट से बात करनी है, पेशेंट का दिल हल्का करना है, उसका माइंड डाइवर्ट करना है, उसे बताना है कि नहीं यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बात उसी बात से स्टार्ट करनी है जो थॉट उसके माइंड में है, क्योंकि वो थॉट ही हमें क्या करना है, हटाना है। तभी वो पेशेंट अपने आप को सरवाइव करा पाएगा या डिप्रेशन से बाहर आ पाएगा। दिस इज वाई द डी इज राइट आंसर। चलो आगे देखो, which nursing action best determine if a client has fecal impactation? Auscultate the bowel, measure the abdominal gut, insert a finger within the rectum, या assess for diarrhea? डायरिया बताइए राइट आंसर जल्दी। क्या होगा राइट आंसर? देखो फीकल इंपेक्टेशन क्या होता है, फीकल इंपेक्टेशन क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ द स्टूल, हार्डनिंग ऑफ द स्टूल जो कि बाहर नहीं आ रहा होता है, आगे कॉन्स्टिपेशन को लीड कर रहा है या कॉन्स्टिपेशन होता है इसमें। तो सबसे पहले ऑस्कल्टेट द बोवेल साउंड, बोवेल साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बोवेल मूवमेंट हो रहा होगा, लेकिन हो सकता है कम हो रहा हो, या हो सकता है कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन्स है, सिग्मोइड या रेक्टम, वहां पर फीकल इंपेक्टेड होता है, कभी भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में इनमें नहीं होगा, तो बोवेल साउंड जो आपको सुनाई देगा वो ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉर्मल ही होगा। मेजर द एब्डोमिनल गट, एब्डोमिनल गट पे भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि फीकल इंपेक्टेशन सिग्मोइड और रेक्टम में होता है, आपकी एब्डोमिनल गट पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, एब्डोमिनल गट पे फर्क आता है जब आपका बोवेल साउंड एब्सेंट होता है, बोवेल साउंड एब्सेंट होता है। ठीक है, इंसर्ट ए फिंगर विद इन द रेक्टम या असेसिंग फॉर द डायरिया। भाई फीकल इंपेक्टेड है, हार्ड स्टूल है और डायरिया, ये तो ऐसा है जैसे इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग। डायरिया होगा तो कॉन्स्टिपेशन, तो असेसिंग फॉर द डायरिया तो नहीं होगा। द राइट आंसर इज इंसर्ट ए फिंगर विद इन द रेक्टम, और जो इंपेक्टेशन है उसको निकालने के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, अटेम्प्ट टू रिमूव इंपेक्टेड या हार्ड स्टूल। कितनों ने सही किया है? ठीक है, कितनों ने गलत किया नए के अलावा? ठीक है, क्या सही किया? हाँ डार्लिंग, क्या सही किया आपने? ब्लू शर्ट ए, ऑस्कल्टेट द बोवेल साउंड। देखो बोवेल साउंड का इफेक्ट है ना तब आता है जब आपका बोवेल मूवमेंट नहीं हो रहा, और बोवेल मूवमेंट नहीं हो रहा उसमें फीकल इंपेक्टेड का मतलब क्या होता है? फीकल इंपेक्टेड का मतलब है जो स्टूल बना है ना वो रेक्टम में फंसा हुआ है, वहां से बाहर नहीं आ रहा। ओके, उसका बोवेल साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, एब्डोमेन गर्ट भी नहीं नापनी है, क्योंकि एब्डोमेन गर्ट तब सेंस बनता है जब बोवेल साउंड एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पर सी है। आपको इंपेक्टेशन को चेक करने के लिए फिंगर इंसर्ट करनी होगी। ओके, और अगर स्टूल फील हो रहा है तो ट्राई टू रिमूव आउट, उसे बाहर निकालने का अटेम्प्ट किया जाना है। चलो आगे देखो, ये कॉमन प्रैक्टिस है। व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट एविडेंस द पोस्टमार्टम कीगल एक्सरसाइज आर इफेक्टिव? सबने दे दिया होगा, राइट आंसर बताओ। केगल एक्सरसाइज क्या होती है? पेरिनियल मसल्स को, पेरिनियल मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए करते हैं, प्रेगनेंसी में भी की जाती है, और जिनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, उनके लिए भी की जाती है, या प्री
इजैकुलेशन होता है उनके लिए भी की जाती है। तो कीगल एक्सरसाइज जो करेगी वो आपकी कहा गया, हाँ, यूरिन जो वॉइड फ्लो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, यानी कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को कंट्रोल कराने में हेल्प करेगी। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये हेल्प करती है, ठीक है, जो बैक पेन होता है उसमें, और प्री इजैकुलेशन जिनको होता है उनमें भी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट देखो, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज नो नॉन की एचआईवी है इन्फेक्टेड इज एडमिट टू द हॉस्पिटल इन एक्टिव लेबर, इंपॉर्टेंट लाइन, एक्टिव लेबर है, विच मेथड ऑफ द फीटल असेसमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। सीधी बात है, अगर पेशेंट एचआईवी है, ट्राई टू अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड इन्वेसिव प्रोसीजर्स, बात खत्म, समझ गए। अगर पेशेंट कोई भी हो, चाहे सर्जरी कराने आया हो चाहे कुछ भी करने आया हो, ट्राई टू अवॉइड इन्वेसिव प्रोसीजर। अगर नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर से काम चल सकता है तो इन्वेसिव की तरफ कभी भी नहीं जाना है। गॉट इट? और वही आंसर है। अगर फीटल मॉनिटरिंग करनी है एक्सटर्नल कर लो, अंदर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। फीटल स्कैल्प सैंपलिंग कोई जरूरत नहीं है, क्रोनिक विनाई सैंपलिंग कोई जरूरत नहीं है, एक्टिव लेबर है आ जाएगा बाहर, ठीक है। इंटरनल मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सटर्नल करो और आगे बढ़ जाओ। हमेशा याद रखना, जब भी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी यानी ट्रिपल मार्कर में से कोई भी पेशेंट पॉजिटिव होता है, ट्राई टू अवॉइड इन्वेसिव प्रोसीजर्स। अगर नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर से काम चल सकता है तो कोशिश करो कि इन्वेसिव प्रोसीजर की तरफ ना जाया जाए। गॉट इट? हमारे पास ऋषिकेश एम्स में एक पेशेंट था, उसका था ब्लैडर कैंसर, और जो ऋषिकेश का बेल्ट है ना उसमें हेपेटाइटिस बी ए सी थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही कॉमन है, आई डोंट नो व्हाई। हमारे पास एक पेशेंट था ब्लैडर कैंसर का, सेकंड या थर्ड टाइम वो सर्जरी के लिए आया था। जब आपके अंदर हेपेटाइटिस बी होता है ना तो आपका टाइटर वॉल्यूम जो होता है ना वो मोर देन 10 होता है, मतलब भाई इन्फेक्शन आपके अंदर है, आपकी बॉडी भी कोशिश कर रही है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने की। उसका टाइटर लेवल, नॉर्मली टाइटर लेवल, हमने हेपेटाइटिस खा रखा है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन खा रखी है, वैक्सीन का इफेक्टिवनेस दिखाता है कि अगर आपका टाइटर 10 से ऊपर है, कितने से ऊपर है, 10 से ऊपर है, इसका मतलब आपके पास सफिशिएंट एंटीबॉडी है। अगर इन्फेक्शन आ गया तो आप क्या कर जाओगे, प्रोटेक्ट कर जाओगे। अगर आप में हेपेटाइटिस पाया जाता है, हेपेटाइटिस से आप इन्फेक्टिव हो, तो आपका जो टाइटर वॉल्यूम होता है वो मोर देन 5000 के नियर बाई होता है। उस पेशेंट का टाइटर था 1 करोड़। मतलब ये था कि उसके पास से गुजर जाए तो हेपेटाइटिस हो जाए, इतना ज्यादा सीवियर। तो जब थर्ड सर्जरी के लिए आया तो स्टाफ ने हाथ खड़े कर दिए कि एंटीबायोटिक के अलावा हम कुछ नहीं लगाएंगे। और पेशेंट क्या, ब्लैडर कैंसर था, तो कंटिन्यूअसली ब्लैडर इरिगेशन भी होता है। ब्लैडर इरिगेशन होता है तो हर 2 घंटे में जो यूरिन का यूरो बैग होता है वो हर 2 घंटे में भर जाता है। तो आप खाली तो हम नहीं करते थे, बट एटलीस्ट उसे वॉच करना होता था बार बार जाके, क्लॉट नहीं फंस जाए। क्लॉट फंसता तो हमें क्लॉट को रिमूव करना होता था मिल्किंग से या फिर फ्लश करके टॉमी सीरिन से। तो हमने उसके आगे हाथ जोड़ लिए थे, सर्जनों को कहा प्रभु या तो इसको छोड़ो या हमें छोड़ो, क्यों 1 करोड़ टाइटर बहुत होता है, हल्का सा भी कुछ खुदा ना खास्ता प्रिक हो गया ना पक्के पॉजिटिव हो जाओगे। एचआईवी, एचसीवी और एचबीवी, ठीक है, इनका जो ट्रांसमिशन रेशियो है ना वो ये है 1000 पे 3, 1000 पे 30 और ये 100 पे 30। मतलब 1000 लोगों को अगर नीडल प्रिक हुई है तो 3 ही एचआईवी से पॉजिटिव होंगे। अगर 100 लोगों को, अगर 1000 लोगों को अगर एचसीवी नीडल प्रिक हुई है ना तो 30 ही पॉजिटिव होंगे। लेकिन एचबीएवएस, आपका हेपेटाइटिस बी, अगर 100 के नीडल प्रिक हुए हैं 30 पॉजिटिव आ सकते हैं। तो हाईली इन्फेक्टेड है तीनों की कैटेगरी में, ठीक है। चलो आगे देखो, तो ट्राई करनी है कि अगर किसी भी तरह का वायरल मार्कर पॉजिटिव है, ट्राई फॉर द नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। आपको अवॉइड करना है इन्वेसिव प्रोसीजर, अगर पॉसिबल है तो नॉन इन्वेसिव की तरफ प्रीफर करोगे तो ज्यादा अच्छा है। A client provide the best evidence that the client has colostomy is adjusting to change in the body image. सुनो क्वेश्चन को, which action provide the best evidence that a client with the colostomy is adjusting to the changes of body image? colostomy क्या होती है, आपके यहाँ पर स्टोमा बना दिया जाता है, उसके बेग लगा दिया जाता है, वहीं से टॉयलेट बाहर आता है। अगर यहाँ पर अगर स्टोमा लगा है मतलब ये हो गया असेंडिंग कोलन,
ठीक है। तो असेंडिंग कोलन पे कहीं या फिर आपकी इलियम के कहीं अगर बनाया है तो जो फिकल मटेरियल आएगा वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में आएगा। कैसा आएगा? लिक्विड फॉर्म में आएगा। और हमेशा आप स्टोमा लगा के चलोगे और यूरिन स्मेल आपके आसपास थोड़ी सी आती रहेगी। तो ये कह रहा है कि कैसे हम उसकी बॉडी इमेज को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? द क्लाइंट वियर लूज फिटिंग गारमेंट, भाई ढीले कपड़े पहनो, ठीक है। क्लाइंट टेक ए शॉवर ईच डे, रोज नहाओ, बदबू नहीं आएगी। क्लाइंट एम्प्टी द एप्लियंस, ये जो थैला है उसको खाली रखा करो, क्यों लेके घूम रहे हो। या फिर डी, क्लाइंट अवॉइड फूड दैट फॉर्म गैस, ऐसे खाना नहीं खाना है जो गैस फॉर्म करे, क्योंकि गैस फॉर्म करोगे स्टूल बाद में आएगा, वो फूल जाएगा और फूलता भी है। और जब इसको खाली करते हो तो पूरा मोहल्ला सड़ जाता है। होता है हमारे साथ कई बार। कोलोस्टोमी हम बच्चे की करते हैं, ओटी में आता है तो मैं कहता हूँ पहले ही बाहर खाली कर लिया करो, क्योंकि ओटी होती है बंद और कोलोस्टोमी बैग वहां खोला, बहुत बुरी स्मेल आती है। और फिर ओटी पैक है ना, आपको एसी चालू करनी पड़ेगी जब तक एसी उस एयर को फिल्टर आउट करेगी, ठीक है। तो नाक के बाल जला डालते हैं, अच्छे अच्छे को हिला डालते हैं, वो बात हो जाती है। तो बताइए आंसर क्या होगा? यस, आपको अपना जो एप्लियंस है, एप्लियंस से मतलब जो स्टोमा बैग है, स्टोमा बैग है, वो खाली रखना पड़ेगा। एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि आपने जो वर्ड रटे रटाए हैं वही एग्जाम में आए। अगर मैं इसको स्टोमा बैग लिखता तो शायद समझ में आ जाता। कुछ लोगों ने छोड़ा या गलत किया तो इस वर्ड की वजह से किया है कि एप्लियंस क्या होता है ना। और जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है ना, तो आप फिर दूसरी प्रायोरिटी की तरफ चले जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही तो बेटर उसको छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, इसलिए जरूरी नहीं कि हर बार वही लैंग्वेज आए जो आपने सीखी है, रटी रटाई है, कुछ अलग भी पूछ सकता है। हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो, आफ्टर एन जीआई एक्सरे इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लाइंट एबिलिटी टू ईट, पासेज ऑफ स्टूल, कलर ऑफ क्लाइंट्स यूरिन, या फिर क्लाइंट्स swallowing एबिलिटी। क्या करेंगे? एक पेशेंट है जिसका एक्सरे हुआ है जीआई का, ठीक है, अपर जीआई का। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? अपर जीआई का एक्सरे किया है तो मान के चलो कि बेरियम स्वेलोइंग दिया है, तो जरूरी है कि पेशेंट आगे जाके स्टूल पास करे, क्योंकि इन चीजों का कोई लेना देना नहीं होता है। पास, स्टूल पास होना जरूरी है। नेक्स्ट देखो, कितनों ने सही किया और कितनों ने गलत होगा, तो जोश में हाथ उठाया है, और कितनों ने छोड़ दिया। आपने क्वेश्चन अटेंड कितने किए? जो देखो छोड़ दिया। मैक्सिमम किसने क्वेश्चन अटेंड किए? अटेम्प्ट द क्वेश्चन, जो टॉपर कौन है? कितना किए बेटा? अच्छा, और गलत मतलब नंबर कितने आए? 77 आए। तीन, 13 3 4 नेगेटिव मार्किंग। 1/3 तो थी, तुम्हारी कितनी हुई? ये अलग मसला है। सबसे कम नेगेटिव किसने किए? अटेम्प्ट कितने किए? बोले सर मैंने सबसे कम नेगेटिव की, क्यों? बोले मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए। जीरो। हार्ड रियर। 35 अटेम्प्ट किए, तो नेगेटिव कितने किए? बैठ जाओ। नयो न्यू कितने पुराने हो गए? 5। अच्छा ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? विच असेसमेंट टेक्निक is best to determine thrombophlebitis in a client with the lower extremity। क्वेश्चन को समझो, which assessment technique is the best to detect thrombophlebitis in the lower extremity। आपको lower extremity में thrombophlebitis है या नहीं है, उसे डिटेक्ट करने की बेस्ट टेक्निक क्या होगी? Have a client dorsiflex each foot, palpate the dorsal pedis pulse, observe the client gait while walking, जब चल रहा है तो उसकी चाल देखनी है,
तोबा ये मतवाली चाल। मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ क्लाइंट्स अनअफेक्टेड लेग। मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ अनअफेक्टेड लेग, अफेक्टेड नहीं लिखा है, अनअफेक्टेड लेग। राइट आंसर। कितनों ने सही है? आंसर है ये। कितनों ने गलत किया है? क्या गलत किया? अरे तो किया है ना। आंसर क्या दिया? बी। बी, बी फॉर बॉय। और डी। देखो, अगर आपको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या डीवीटी है तो आप जैसे ही, जैसे देखो डोर्सिफ्लेक्स क्या होता है, इस तरफ देख लेना। जैसे ही आप पैर को, सीधा पैर है, इसका जो अंगूठे वाला हिस्सा है पीछे की तरफ खींचोगे ना, तो काफ मसल में तेज पेन होता है, उसे बोलते हैं होमन साइन। ये इंडिकेट करता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और डीवीटी को। गॉट इट? और डीवीटी किन में ज्यादा होता है? रिस्क फैक्टर, हम जैसे लोग। कौन? हम जैसे लोग। क्योंकि यहाँ स्टडी करा रहे हैं, नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, फिर ओटी में 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे जाके स्क्रब हो गए, सुबह उठ के 8 बजे उठ के आते हैं, 7 बजे 8 बजे जो भी उठते हैं, तब बेड से उठते हैं, उसके बाद में पैर सीधे करने का टाइम रात को 9:30 10 बजे मिलता है। तो आरसी सर को तो देखा होगा, आरसी सर तो डीवीडी स्टॉकिंग पहनते हैं, डीवीडी स्टॉकिंग पहनते हैं टू प्रिवेंट द डीवीटी। डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? आप क्या पहनो? डीवीटी स्टॉकिंग्स पहनो। ठीक है, फुल स्टॉकिंग्स आती है, आरसी सर पहनते, कभी आप देखना। तो वो क्या करता है कि डीवीटी को प्रिवेंट करता है, वो आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रखता है ताकि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो। चलिए आगे देखो। which in which circumstance the is it initial essential for the nurse to supply physician to topical anesthesia। ये पूछ रहा है कौन सी कंडीशन में टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। बस इतनी बात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? किस कंडीशन में टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा? व्हेन टेस्टिंग डीप टेंडन रिफ्लेक्स, व्हेन रिमूविंग वेजाइनल सिक्रेशंस, मेजरिंग द आईओपी, या एग्जामिन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कितनों ने ए किया? ए। डीप टेंडन रिफ्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने लोकल एनेस्थीसिया टॉपिकल टाइप का एनेस्थीसिया दे दिया तो टेंडन रिफ्लेक्सेस आपको फील ही नहीं होंगे, प्रोसीजर आप कंप्लीट नहीं कर सकते। रिमूविंग ऑफ द वेजाइनल सिक्रेशन, किसी तरह का वेजाइनल एग्जामिनेशन में एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं होती है। मेजरिंग द आईओपी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि आप यूज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी एग्जामिन कर रहे हो, प्रोसीजर नहीं कर रहे। प्रोसीजर करोगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से रिलेटेड प्रोसीजर करोगे, तो आप टॉपिकल एनेस्थीसिया दे सकते हो। एग्जामिन करने में कोई जरूरत नहीं होती है, ऑटोस्कोप ऐसे डाल के देखते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का टॉपिकल एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है। द राइट आंसर इज आपका आईओपी, क्योंकि टोनोमीटर हम जो लगाते हैं उसको प्रेशराइज करते हैं, तो उसके लिए आपको टॉपिकल एनेस्थीसिया देना जरूरी होता है। नेक्स्ट, a nursing action is the most appropriate when the chest tube is inadvertently, मतलब accidentally, ठीक है, pulled from the inserting site। chest tube जो डाली जाती है वो निकल गई है एक्सीडेंटली, तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्विकली कवर ओपनिंग, या फिर री इंसर्ट कर देंगे जल्दी से ट्यूब को, या फिर चेक करेंगे क्लाइंट ब्रीथ ले पा रहा है कि नहीं पा रहा, या फिर क्लाइंट को बोलेंगे कि ब्रीथ को होल्ड कर ले। भी क्यों नहीं होगा? हाँ, वेरी गुड, होल्ड तो कर लेगा, बट कितनी देर? तो इमीडिएट एक्शन ये है कि आप क्विकली ओपनिंग को क्या करो? कवर करो। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगाते हैं हम जब न्यूमोथोरेक्स या हीमोथोरेक्स होने के पेशेंट को चांसेस रहे, या हमने कोई रिलेटेड टू सर्जरी की है, उस केस में हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करते हैं।
चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में जो एयर एंट्री है उसे हम बाहर निकालते हैं और सक्शन से उसे अटैच रखते हैं। 3 चेंबर्स होते हैं, मैंने एग्जाम में दिया भी है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है वो। तो उसमें क्या करना है, अगर चेस्ट ट्यूब निकल गई और जैसे ही पेशेंट ने इनहेल एक्सेल किया तो पॉजिटिव प्रेशर बनता है और एयर जो है वो आपकी डायरेक्ट वुंड एरिया से, वुंड एरिया मतलब जहां से ट्यूब निकली है वहां से अंदर चली जाएगी, लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, वापस पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स बन जाएगा, ठीक।